गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज आज हम सवाल से बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सोचा कि फॉर्मेट जरा चेंज करते हैं। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, नवाजिश। नहीं, इसमें मेरा शुक्रिया की तो बात ही कोई नहीं है ना, आप मेरी मेहरबानी कह सकती हैं। इस सेट पे एक और शख्स है जिनकी वजह से मैंने बिल्कुल ये फॉर्मेट अब चेंज कर दिया है। किसकी वजह से? शाहजी की वजह से। क्या किया उन्होंने? शाहजी की वजह से मैंने इसलिए फॉर्मेट चेंज कर दिया क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर शाहजी एक ऐसा जुमला कहते हैं या एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमारा पूरा दिन ना हम कहते हैं कि दैट इज वर्ड ऑफ द डे, दैट इज मोमेंट ऑफ द डे और दैट इज सेंटेंस ऑफ द डे। व्हाट हैपेंड टुडे? अच्छा, व्हाट हैपेंड टुडे। आज हुआ है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबीन लेट आई है क्योंकि सबीन कहते हैं वो लेट नहीं आती ना, शी इज वेरी बिल्कुल लेट नहीं थी। आई एम पंक्चुअल। आप पंक्चुअल हैं। तो हुआ ये कि वैसे सबीन 1 घंटा पहले सेट पे होती हैं नॉर्मली, उनकी आदत है कि वो घंटा पहले आती हैं जरा सेट के साथ फेमिलियरिटी एंड डिस्कशन एवरीथिंग। एवरीबॉडी इज लाफिंग। सो एवरीबॉडी इज लाफिंग क्योंकि सबको पता है कि असल में क्या होता है। सो हुआ ये कि आज सबीन मामूल से थोड़ा सा लेट थी, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि लेट थी, मामूल से जरा सा लेट थी। 1-2 मिनट बस। हाँ, तकरीबन 1-2 मिनट। तो वही प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि बस हम ऑन एयर जाते हैं। तो जो हमारे शाहजी हैं, जो हमारे बहुत प्यारे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब सिर्फ अभी तो लड़का इधर है, आपकी फीमेल होस्ट नहीं है, तो हम कैसे ऑन एयर जाएंगे। उन्होंने कहा जी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका स्टाफ रेडी नहीं है। शाहजी ने कहा इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरा स्टाफ भी रेडी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी एक बंदे सब कुछ कर लेगा। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी तो बाकी कुछ भी हो जाता है, दैट इज वर्ड ऑफ द डे, इन केस ऑफ इमरजेंसी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ही इज द वन जिन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा सबीन जब तक नहीं आएगी शो स्टार्ट नहीं कितनी प्यारी बात होती है ये ओवरऑल भी आज का जो हम एक तरह से एज अ टॉपिक अगर हम इसको डिस्कस करें तो टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी की अगर किसी भी हामी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी और व्हाटसोएवर, बट आप किस तरह से उसकी एब्सेंस में उस इंसान को डिफेंड करते हैं, आप उसकी ढाल बनते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टीम वर्क है जो कि हम हमेशा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हर किसी में हो। एंड ऑनेस्टली जब टीम वर्क होता है तो उसके बाद एक ऐसा शो और ऑब्वियसली हर काम जो आप करना चाह रहे होते हैं वो आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इससे हम एक और लफ्ज में भी परोस सकते हैं, वो है यकजहती। तो जब हम यकजहती की बात करते हैं सबीन, तो आज 20 तारीख है, 20 दिसंबर है, आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन भी है। हमने सोचा उसकी मुनासबत से भी बात करें कि इंसानी यकजहती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कुदरती आफात की बात करते हैं, जब भी हम कहें कि किसी वजह से कोई एक शख्स या कोई ग्रुप ऑफ पीपल मुतासर हुए हैं, तो कैसे आपने उनको सपोर्ट करना है, कैसे आपने उनको फैसिलिटेट करना है, कैसे आपने ढाल बनना है, कैसे आपने उनका हाथ पकड़ना है, कैसे उनको आगे लेकर चलना है, ये इंसानी यकजहती होती है। इतनी इसकी अहमियत है, इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात भी करें। आई एम श्योर कि सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं, इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, जो कि 2005 को अनाउंस हुआ है। 2006 से हम हर साल देखते हैं कि इंसानी यकजहती का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब ऑब्वियसली यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये आज का एक एग्जाम्पल्स देकर समझाने का मकसद ये होता है कि सिर्फ हम सब रिलेट कर सकते हैं। और आपकी टीम में आपके गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो कि एक तरह से यूनिटी को बरकरार रखते होंगे। हमारी टीम में वैसे तो नाम हमने एक लिया, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक यूनिटी जब होती है तो हम हर मुश्किलात को, हर मुश्किल को हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। यानी सभी सादी सी बात है ना, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इंसानी यकजहती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारी आज की बुनियादी बात है। अच्छा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमें व्हाट्सएप किया करें। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी इस दिन की मुनासबत से भी आप हमसे कोई स्टोरी, जैसे हमने एक स्टोरी आते साथ ही आपसे शेयर की, आप हमसे कोई स्टोरी जरूर शेयर करें। क्लासरूम की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, आपकी कम्युनिटी की हो सकती है, आपके गांव की हो सकती है, किसी भी जगह की आपने जो भी विटनेस किया वो हमसे शेयर करें। बिल्कुल। आप वो एक जुमला भूल गई हैं, लेकिन क्या? कि जो टीवी पर शेयर करने वाला हो वो ऑब्वियसली नहीं, वो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे तो वो भेज देते हैं कुछ भी। बहुत पर्सनल मामलात नहीं आपने शेयर करने, वो हम चूज करेंगे कि हमने आगे जो है वो शेयर करना है। चलिए, आप कहते हैं वो कोई नाराज हो गया और आप वो सारे मामलात हमारे सामने रख दो तो हम हाँ, ये नहीं हो सकता, ऐसे मामलात नहीं करने हमारे साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का शो भी हमारा बड़ा जबरदस्त है जी। यस, बहुत से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पर आज हमें बात करनी है। लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपने उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आज एक राइजिंग और शाइनिंग स्टार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम जब बात करते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें सलाहियतें होती हैं, गैर मामूली सलाहियतें, आज एक ऐसी स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है
अभी ओ लेवल्स कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे मुकाबले हैं जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत से मेडल्स उन्होंने हासिल किए हैं, वो चाहे फिर मैथ्स हो, वो चाहे फिर क्रिएटिव राइटिंग हो, आर्ट्स हो, बहुत से और शोबों में वो माशाल्लाह बड़ा नाम बना रही है, क्रिकेट भी खेलती हैं। और हम बड़े क्यूरियस हैं जानने के लिए कि इतना कैसे पढ़ लेती हैं और ऐसे कैसे जो भी काम कर रही हैं ऑब्वियसली उसमें वो एक्सेल कर रही हैं। एंड 94% उनके मार्क्स माशाल्लाह कई सालों से आ रहे हैं, तो स्टडीज़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। जो मैंने बात की ना मुकाबलों की, तो HRCA इसके जो क्रिएटिव राइटिंग के मुकाबले हैं उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लास्ट ईयर उन्होंने उसमें कांसे का तमगा जीता था और इस साल भी उन्होंने उसमें जो है वो एक मेडल हासिल किया है। इसके अलावा अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड इसमें भी कांसे का तमगा वो जीत चुकी हैं। तो मुख्तलिफ मुकाबलों की जब मैं बात करूँ, एक और मुकाबला HRCA का ही जिसमें आर्ट्स के मुकाबले में 2.5 लाख रुपए का नकद इनाम भी उन्होंने जीता था। तो जब हम उनके मुकाबलों की बात कर रहे हैं तो आज हमें आयरा ने ज्वाइन किया। आयरा हक इज़ विद अस टुडे। उनसे हम पूछेंगे कि कैसे मैनेज करती है अपनी रूटीन और अक्सर में वो मैथ्स की तरफ उनका टिल्ट ज़्यादा है, आर्ट्स पसंद है या कि क्रिकेट। आयरा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप कैसे? ये तो आपने बड़े नफासत से जैसे लड़के ज्वेलरी रखती हैं, आपने अपने मेडल्स रखे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्रिएटिव राइटिंग थिंग। HRCA का जो क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन था उसमें आपने ब्रॉन्ज लिया था, तो बताएंगे मुझे इस कंपटीशन से मुतालिक। नेशनल लेवल कंपटीशन, राइट? ये कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है और उसमें क्या होता है? इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मेरा स्कूल बीकन हाउस टीपू सुल्तान कैंपस, इट्स सच अ सपोर्टिव स्कूल कि वहाँ पर हमेशा हमें बताया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करें ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, और हमेशा हमें अप्रोच किया जाता है। सो फिर मुझे वहाँ से पता चला और मैंने इसके अंदर पार्ट लिया और फिर इससे मुझे मिल गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो मैथ्स, अब ये बड़े डिफरेंट है, क्रिएटिव राइटिंग एंड देन मैथ्स। तो ये जो अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड है ये 2023 में, राइट? जी। सो इसमें भी थोड़ा बताएं कि अच्छा कितने पार्टिसिपेंट्स थे? ये इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल था जी। एंड इसके अंदर तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड से पार्टिसिपेशन होती है और फिर उसके अंदर भी इसकी मैंने किया था पार्टिसिपेट और उसके अंदर भी। मैथ्स का शौक बहुत ज़्यादा है? हाँ। नहीं फिर भी प्रैक्टिस जी। लेकिन एक चीज में इंटरेस्ट ना और उसके बाद उसी में प्रैक्टिस करना और उसी में फिर मेडल्स लेना। मैथ्स एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही आती है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करके तो फिर आ जाता है। ये बच्चे भी ठीक है, इतना पसंद भी नहीं है सब्जेक्ट, प्रैक्टिस करते हैं और माशाल्लाह मेडल ले लेते हैं। लेकिन वो ये वजह भी है शोएब, इससे वैसे सीखने वाली चीज़ भी है कि किस तरह से हम अपने आप को चैलेंज करते हैं। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे होते। हम कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो मुश्किल लगती है, हम कैसे करें। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं और अपने आप को चैलेंज करते हैं। अरे कितना मुश्किल होता है खुद को चैलेंज करना। आई गेस कि काफ़ी मुश्किल होता है समटाइम्स। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिस करना और चीज़ों की, और साथ में पास पेपर्स वगैरह करना अगर किसी भी कंपटीशन के हैं, सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। फिर पढ़ाई के साथ उसको करना, सो थोड़ा सा थोड़ी रूटीन बताएं ना अपने सुनने वालों को, स्पेशली बच्चों को, कि ये रूटीन होती है मेरी जिसमें आप पढ़ाई के लिए भी टाइम ज़ायरा दे रही हैं। इट्स टफ एज वेल। कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट होता है। कॉम्पिटिशन्स की प्रैक्टिस अगर करनी हो या फिर कोई आर्ट का है, सो उसकी डेडलाइन से पहले आपको सारा कुछ करना होता है। और हमारे स्कूल में होते हैं सारे कॉम्पिटिशन्स, तो फिर वहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस करके साथ जाना होता है। और उससे पहले तो आई थिंक कि पढ़ाई के साथ इट डज़ नॉट क्लैश। अगर मैं साथ ही सब कुछ कर रही होती हूँ, सो अगर पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई है, तो उसके साथ ही फिर मैं कॉम्पिटिशन्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा ख्याल है घर वाले तो बहुत खुश होते होंगे इससे, क्योंकि एक तरह से हर घर का एक आइडियल बच्चा या बच्ची यही होती है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारी बच्ची पढ़े और इस तरह के एकेडमिक जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करे, एंड देन ऑब्वियसली जीत के आए तो वो तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। और काफ़ी सपोर्टिव है मेरे भी, मेरे स्कूल वाले, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, तो सारे बहुत सपोर्टिव हैं। आई थिंक इसमें स्कूल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉम्पिटिशन्स में, बच्चों को आगे लेकर जाना, उनके प्रैक्टिस के लिए टाइम मैनेज करना। और जिस तरह आपने बाबा जिक्र भी किया, क्या करना चाहती हैं आयरा जिंदगी में? क्या सोचा आपने? डॉक्टर बनना चाहती हैं? फाइन। अब देखिए मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो मतलब इस वजह से मैं भी डॉक्टर। तो ऐसा नहीं हुआ कि कुछ डिफरेंट करूं? नहीं, मुझे बचपन से ही डॉक्टर का था। अच्छा। अब देखिए मैथ्स,
शी इज़ गुड इन दैट, आयरा का इंटरेस्ट नहीं है आर्ट्स, शी इज़ वेरी गुड इन इट, कंपटीशन जीत जाती हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिव राइटिंग है इट्स अगेन वेरी टफ बट शी इज़ डूइंग इट। बनना इन्होंने डॉक्टर है, लेकिन इसके साथ सारा मुझे ये बताएं कि आपके बाल माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। तो मैं तो उस वक्त सोच रहा पूछूंगा आपसे मैं भी कहने कि वाली अम्मी थी क्या करती हैं आपके लिए, बालों के लिए? कटवाना नहीं है, ये मैं कहती हूँ। ये आप कहती हैं? तो बस इसी वजह से ऐसे हूँ। नहीं, वो होता है ना जब बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं तो वो वीक भी होना शुरू हो जाते हैं ना, ऐसे ही है। बिकॉज वो न्यूट्रिशन उस तरह से नहीं मिल रही होती हैं, आपके बाल लंबे हो रहे हैं। मैंने लेकिन तो आपकी आई हैव दिस पर्सपेक्टिव कि ना ही कटवाना, मुझे बाल नहीं कटवाने, लेकिन मेरी मामा जो है वो कटवा देती हैं, तो फिर अभी खैर वीक ही हैं बट स्टिल नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हैं। लेकिन बस इसी तरह है। अच्छा, अरे बाकी बहन भाई उनकी क्या, मेरा एक उनकी भाई क्या है, इंटरेस्ट है? सो उसका इंटरेस्ट मोस्टली मैथ्स में है और उसके अलावा स्पोर्ट्स। ओके अच्छा आयरा, अगर हम एक एक मेडल आपका पूछें आपसे, कौन सा मेडल किस ईयर का है और किस कंपटीशन का, जरा साथ साथ को मेडल्स दिखाते हैं आयरा की जो ये क्रिएटिव राइटिंग का था। ओके एंड इसके अलावा ये मैथ्स का है। ओके द ओलंपियड जी नहीं, ओलंपियड वाला ये HRCA वाला ही है, और ओलंपियड वाला ये ब्रॉन्ज मेडल। ओके इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा एक बार हम इसको देखेंगे, सबीना से रंग भी देखें कितने नहीं, वो मजे देखो के हैं, कलरफुल catchy से, हाँ कलरफुल है बड़ा, और बड़ा प्यारा सा मेडल बल्कि है। ये तो मेडल सबीन आई थिंक ये तो आपकी ज्वेलरी भी है ना? इतना खूबसूरत सा। ऐसे ही है। ज्वेलरी नेक पीस यही पहन के घूमे वैसे वो। इसके अलावा ये क्रिकेट में। ओ अच्छा से क्रिकेट का मुझे बताएं, क्रिकेट का शौक कैसे है आपको? एक्चुअली बचपन से PSL वगैरह देखना और इंटरनेशनल मैचेस, वर्ल्ड कप, तो उससे फिर ऐसे ही शौक हो गया। तो खेलने के लिए आपको मौका मिल जाता है, और भी फ्रेंड्स जो खेल रही होती हैं? मैं, मेरा भाई घर में आप भी और आपके खेल भाई रहे खेल होते रहे हैं, होते हैं। सो इस वजह से ज़्यादा अच्छा ओके लगता तो है। क्रिकेट में आगे जाने का सोचती हैं? वुमेन टीम में आयरा नजर आए हमें? नहीं डॉक्टर बनना नहीं, डॉक्टर के साथ साथ क्रिकेटर भी नहीं, प्रोफेशनली कैसे लेके चलेंगी? एक क्रिकेटर है हॉबी तो की फिर आप तरह क्रिकेटर हैं। मैं एक हॉबी की तरह लेती हूँ आर्ट्स को, हाँ। क्रिकेट को, इन सब को। तो क्यों अपने बस वाले just क्रिकेट as से a मॉडलिंग नहीं कर रहे तो प्रोफेशनल लेके चल नहीं रहे? वो एक अलग बात है लेकिन अरे अगर ऑब्वियसली देखा जाए तो इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना अच्छा ये बच्चा बहुत पढ़ाकू है, और हम इस्तेमाल कर रहे थे लफ्ज़ कि जी ये तो किताबी कीड़ा या इस तरह से हम बोल रहे होते हैं, और हम देखते हैं उन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, स्पोर्ट्स में नहीं होता या बाकी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता। आई थिंक पार्टिसिपेट करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आप जीतें या ना जीतें कुछ। इफ़ यू पार्टिसिपेट आपको पता चलता है कि क्या किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्डअप होते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ हाँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्या, अभी कोई गोल जो आपने सेट किया हो जो आखिर में आप हमें बताएं कि ये गोल है मैंने सेट कर लिया। डॉक्टर के अलावा बताना है? डॉक्टर तो लॉन्ग आई टर्म है थिंक ना। O levels अभी ख़त्म करना, Okay. तो उसके अंदर अच्छा स्कोर करना। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट आयरा। Thank you so जो much. एक आपके पास बॉक्स है, आई एम श्योर कि आपके पास विद टाइम बहुत से ऐसे बॉक्सेस इकट्ठे हो जाएंगे एंड मेडल्स ही मेडल्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस Thank you टुडे। so much. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेगा खुशामदीद इरशाद। नहीं मैं तो कह रहा था मुझे लगा आप मौसम की मुनासबत से कोई शेर सुनाने लगे। नहीं वो अगले सेगमेंट में पक्का। प्रॉमिस याद किया है? याद किया हुआ आपने? हाँ। ओके चले, ये तो अच्छी बात है कि शेर सुनाएंगे हमें शुएब अगले सेगमेंट में। इस सेगमेंट की अगर बात वो अलग बात है कि आप बाद में कहेंगे आपने शेर फेंका है, वो तो मुझे यकीन है, लेकिन चले आप फेंक ही दीजिएगा तो हम बस हमारे मुंह पे ना मारिएगा। नहीं वो नहीं मैं करूंगा। ये एहसान कर दीजिएगा कि हमारे मुंह पे आपने नहीं मारना शेर, बाकी जाना आप। इस पे एक बात याद आ गई, इजाजत दें तो कर दूं? जरूर। जैसा मुंह वैसी चपेट। ये आपने शानी को बोला है? नहीं शानी को बिल्कुल नहीं मैंने बोला। मैंने सिर्फ बात की है फिर ठीक है। मुंह पे वो चीज फेंकी जाती है जो कि मुंह मांग रहा होता है। मांग रहा होता है कैमरे के पीछे। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे, हम कहते हैं हर चीज़ डिजिटल हो गई है। अब पहले ये होता था कि हर चीज़ आप अपने लिहाज से कर रहे होते थे, अब होता है कि आपको हर चीज़ को डिजिटली अपीलिंग बनाना होता है। शादियों का मौसम है और बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो गई है। आसानी इस तरह से हो गई है कि अब आप सबको घर घर जाकर कार्ड नहीं देने पड़ते। पहले एक टेंशन होती थी कि आपने शादी का कार्ड किसी के घर तक पहुँचाना है और उसके लिए एक टेंशन शुरू हो जाती थी कि अब क्या करें, वक्त कहाँ
कहाँ निकालें, बिकॉज वाकई वक्त बहुत कम होता है एंड ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, उन सब चीज़ों को मैनेज करने में बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं। उनको आप इतना लेट बता रहे होते हैं कि वो फिर कहते हैं कि हम तो अपना स्केड्यूल मैनेज नहीं कर सकते। खैर, जो बंदा ये बात कह दे वो आपका बंदा नहीं है, अच्छी बात है, उसको कार्ड लेट पहुँचा। एनी हाउ, अब जो है वो डिजिटल कार्ड जो है, डिजिटल वीडियो, डिजिटल इन्विटेशंस, उनका दौर है। और उसके मुताबिक ये होता है कि आप डिजिटली अपनी एक इनविटेशन वीडियो क्रिएट कर देते हैं, कार्ड क्रिएट कर देते हैं एंड देन आप व्हाट्सएप कर देते हैं। बाज़ों का सबसे अच्छा ये होता है कि एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप कितनी गलत बातें बता रही हूँ। सबीना प्लीज मैसेज तो पर्सनल करवा दें, आप ग्रुप क्यों बनवा रही हैं? टाइम नहीं होता, मतलब जिसकी शादी होती है उसके पास वक्त नहीं होता, लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ग्रुप तो सेकंड्स में बन जाता है, मतलब हार्डली 1 मिनट। वो तो फिर कार्ड भी आप यूं सिलेक्ट करें, धड़ाधड़ पूरे कांटेक्ट सेंड टू ऑल कर दें। हाँ, अच्छी बात है, ये भी वैसे बहुत अच्छा आइडिया। आप वो भेज दें और उसके बाद आसानी हो जाती है। अच्छा, आप किस तरह से अगर ऑल आ जाए फिर तो सही बात है, ये भी वैसे एक मामला खराब हो जाता है। एनी हाउ, तो आज हम अभी डिस्कस करते हैं कि अब हम क्या क्या गलतियां वैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ों का कुछ ऐसे इन्विटेशंस होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आ रहे होते। अब उसमें बहुत सारे रीजन है जो हम आगे चल के डिस्कस भी करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका इसहाक ने आज हमें ज्वाइन किया है, डिजिटल आर्ट पे काम कर रही हैं कई सालों से, इसके साथ साथ एंकरिंग भी करती है माशाल्लाह वेब चैनल्स के साथ। ये मुझे अभी मालूम हुआ ब्रेक में ही। मलाइका गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ कुछ और रही हैं और कर कुछ और रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इसलिए पूछूंगा आपसे कि डिजिटल आर्ट की तरफ आप खुद कैसे आई? ये बस एक बिल्ट इन कैरेक्टर था बीच में मेरे, और उसको ही यूज़ करते 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 एक टाइम, क्योंकि कोरोना में आपको पता है सब कुछ घर में ही सारे कर रहे थे, तो कोरोना के टाइम भी ये स्टार्ट किया और फिर इसको इतना इम्प्रोवाइज़ किया कि अब मैं इससे अर्न कर सकती हूँ। माशाल्लाह। सो डिजिटल आर्ट थोड़ा सा सबीन ने एक्सप्लेन किया, बट हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन योर पॉइंट ऑफ व्यू जो काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप डिजिटल आर्ट को किस निगाह से देखती हैं और आपके लिए क्या है डिजिटल आर्ट और किस किस तरह से आप उसे यूटिलाइज कर रही हैं? डिजिटल आर्ट इज़ बेसिकली ये एक ऐसा आर्ट है जो हम डिफरेंट टूल्स पे करते हैं ऑनलाइन डिजिटली, जिसमें हम सेल में भी कर सकते हैं, आईपैड, लैपटॉप, मैकबुक सब में कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि आप इजीली, क्योंकि आपको आप पता है अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, अब आप इजीली घर बैठे अपनी इनविटेशन, अपनी इलस्ट्रेशन सब कुछ घर में बनाकर और खुद सेल पर सेंड कर सकते हैं। और जाहिर है डिमांड अच्छी खासी अब आजकल के लिहाज से तो काफ़ी सारी होती होगी डिमांड ना, बिकॉज शादियों का सीजन है एंड लोग कहते होंगे कि हमें बना। अच्छा, ज़्यादा जो वीडियो इन्विटेशंस होते हैं उनका रुझान है, डिमांड होती है, या फिर जो कार्ड्स होते हैं उनकी डिमांड होती है? अभी जो ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है वो वीडियो इन्विटेशन है, और वो भी इलस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान को होता है कि हम शादी से पहले कैसे लगेंगे, इसलिए वो कस्टमाइज़ करवाते हैं अपनी वेडिंग ड्रेस और अपना पोज भी सब कुछ, और फिर उसके बाद वो उसको एनिमेट करवाते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल होता है उसकी इलस्ट्रेशन क्रिएट करना? सो इज़ इट टाइम टेकिंग? एंड स्पेशली जो शुएब ने बात की कि इसके लिए वाकई मतलब डिग्री की या सीखने की या कहीं से ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, आपने क्या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख के सीखा? आपने कैसे सीखा एंड हाउ डू यू मैनेज? मैंने इस तरह से सीखा कि मुझे शौक़ था एक्सपेरिमेंट करने का। सो मैंने कोरोना में एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने सोचा कि पहले मैं ट्रेडिशनल आर्ट करती थी, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन उसमें ये काफ़ी टाइम टेकिंग था और कभी हम घर नहीं होते तो वीडियो स्किप हो जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हम कहीं पर भी बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सके, अपना काम कर सके। और फिर इसी तरह सर्च करते 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 फिर मुझे एक अच्छी सी सॉफ्टवेयर मिल गया जो मैं सेल में कर सकती थी। उस टाइम मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। फिर ये कि मैंने सेल पे ही अपनी प्रैक्टिस करते 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 फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। फिर डिज़ाइनिंग में इतना इम्प्रोवाइज़ किया कि मैं रियलिस्टिक काम कर सकूं। अच्छा, तो अब ये कि डिजाइनिंग भी मैं तो शुएब यही सोच रही हूँ कि बहुत कुछ कर रही है। लेकिन हाँ देखिए, जो वैसे अगर कोई डिज़ाइन, क्योंकि आपकी एस्थेटिक सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपके अंदर है ना तो वो आप फिर समझ जाते हैं कि आपने डिज़ाइनिंग में पोस्टर आपने डिज़ाइन करना है या फिर आपने ड्रेस डिज़ाइन करना है, या ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं? डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि पोस्टर अगर हम डिज़ाइन करते हैं उसके हमें अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग में तो टोटली अलग है, एम्ब्रॉयडरी, स्टाइल, फिर हमें जो क्या कहते हैं उसको, कपड़ा है वो किस तरह का बनाना है, सिल्क बनाना है या नॉर्मल बनाना है। सो ये चीज़ें डिफरेंट है। ऑलराइट। अच्छा, जो वेडिंग कार्ड की हम बात कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट अगर आपसे बनवाएगा उसे तो उसके लिए तो पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि ज़रा उसने आपसे एक बार बनवा लिया, उसने लंदन भी वही भेजना है, कनाडा भी वही भेजना है, लाहौर भी वही भेजना है, चिच्चावतनी भी वही भेजना है। जी बिल्कुल। और इस्लामाबाद में भेजना ही वही है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का अभी इतना वो ट्रेंड नहीं है। अच्छा। पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं और अच्छा पे करते हैं, लेकिन ये है कि लोग आकर कहते हैं कि ये तो बस बेसिकली एडिट ही है और इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता जो आप इतना चार्ज करें। तो फिर ये होता है कि अगर इतना नॉर्मल काम है तो आप खुद एडिट कर लें। आप ये तो कह तो नहीं देती? सम टाइम बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फिर बोलना पड़ जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट इतने इरिटेटिंग होते हैं कि वो आके ऐसे कहते हैं कि इसमें इतने आप चार्जेस जो ले रही हैं वो किस चीज़ के ले रही हैं? एक तो आप खुद आ रहे हैं काम करवाने के लिए, फिर आप कहते हैं कि चार्जेस भी ना लें, फिर आप ना आए, बात तो सही है उनकी। नॉर्मली अगर आप बता सकें ब्रैकेट इसकी क्या होती है, जो इलस्ट्रेशन या जिन कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं आजकल, क्या इसकी प्राइस ब्रैकेट है?
ये डिफरेंट होती है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो कार्टूनिक इलस्ट्रेशंस पर काम करें, बट मैं रियलिस्टिक पर काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। मेरा स्टार्टिंग होता है 4500 से और फिर अप टू सो ऑन जितने ज़्यादा मुश्किल। इट्स फाइन आई थिंक, जहाँ पर हाँ आप जी। इतने लाखों के खर्चे कर रहे होते हैं शादी पे, तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी को दावत दे रहे हैं, और दावत देने के लिए वो चीज़ अपीलिंग रखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी। आई थिंक आप बड़ा कम चार्ज करिए। जी जी मैं बिल्कुल आपको कम चार्ज इनकरेज करें। करूंगी कि हाँ, आप थोड़ा honestly, ज़्यादा मुझे लगा शायद कुछ ज़्यादा इसके चार्जेस होंगे, बट इट्स वेरी और नॉर्मल। ऑल्सो एक ही होती है ना, ऐसे हाँ, तो वही नहीं है कि आपने आपने share मल्टीपल करनी है। बनानी है। लेकिन One जो time। क्लाइंट्स जो आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें 3 इवेंट्स के अलग बनवाने हैं, तो फिर उनके लिए हमारे डिफरेंट जो है डिस्काउंट पैकेजेस होते हैं। वीडियो इनविटेशन के अलग चार्जेस हैं और पिक्चर इनविटेशन के अलग चार्जेस हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें आजकल जो हम रुझान की बात करते हैं, तो देखिए ना, किसी का अकीका भी है तो उसके लिए कार्ड डिज़ाइन हो रहा हाँ जी। है, अनाउंसमेंट ऑफ बेबी बॉय या बेबी गर्ल है उसके भी हम देखते हैं कार्ड्स बन रहे होते हैं, जी। अदरवाइज And भी then birth पे भी। बर्थडेज पे भी, तो एंगेजमेंट सेरेमनीज एंड एवरीथिंग। सो आपके पास भी इसी तरह डिफरेंट काम आ रहा होता है? जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंट मेरे पास एक मेरी पुरानी क्लाइंट थी, उनका गेट टुगेदर था, उसके लिए उन्होंने बनवाया। तो ये गेट टुगेदर के लिए भी कार्ड? हाँ जी बिल्कुल। वेरी नाइस। क्योंकि यूनिक चीज़ है, आपको इलस्ट्रेशन जब आपकी पिक्चर बीच में इतनी रियलिस्टिक मिलती है और इतनी हाँ। प्यारी मिलती है तो फिर लोगों को दिल नहीं करता नहीं है होता है, तो अब तो इतना मतलब together गेट भी। टुगेदर का ये होता है कि अगर आपने मेरे कोई फुप्पो के घर मेरा खाना है तो मुझे वो फुप्पो कार्ड भेजेंगी वो एंड वाला। इट लुक्स गुड ऑनेस्टली। Fine. अगर कोई मुझे भेजे इस तरह से तो आई वुड लव टू जॉइन। आई मीन उससे ये चीज़ ठीक होती है, है ना यानी कि सबीन अगर जाएंगी तो उसके लिए एक रीजन ये है जी आप कार्ड ऐसा वाला भेजें। नहीं ये रीज़न नहीं होती, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि किसी ने एफर्ट पुट करके एक That's अच्छे वे में आपको सेंड कर दिया। हम अक्सर होता है ना शुएब, लोकेशन क्या है, मतलब एड्रेस Yes. क्या है, उसके ऊपर टाइम क्या है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, थीम क्या है, तो इट्स गुड कि वो एक कार्ड के ऊपर नहीं, आपको सब यहाँ मिल पे एक जाता मसला और भी है ना क्या? हमारे कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ मसला ये है कि जितना मर्जी आप अच्छा कार्ड डिज़ाइन करवा लें, वो इलस्ट्रेशन की जो हम बात कर भी रहे हैं, बहुत एस्थेटिकली आपने उसको डिज़ाइन करवाया है, या जो भी उसकी आपने वीडियो बनवाई है, लेकिन वो क्या जुमला आएगा, ये खुद तो आए नहीं मुझे इनवाइट कर रहे हैं। हाय हाँ, वैसे आई थिंक अब ये माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। नहीं उतना नहीं चेंज हुआ। अच्छा हाँ ये तो बड़ा मसले की बात है, फिर किसी के पास टाइम नहीं होता जी आजकल जाके। हाँ, तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत आप है भी कि करें, आपका वक्त भी बचता है, देखें Yes. आपकी मेहमान नवाजी भी बचती है। ओए होए, ये तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था मैंने। है कि नहीं? जी, कोई आपको बिल्कुल। दावत देने आ रहा है, वो आपको दावत, तो उसकी अपनी दावत हो जाती है पहले, फिर वो आपको दावत देता है। इवन कि हमारा भी ऐसे ही है कि हमारे घर में कोई इवेंट होता है तो हम डिजिटली करते हैं, हाँ। लेकिन कुछ हमारे फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे घर आया क्यों नहीं है बुलाने के लिए, तो नहीं, फिर कोई उनको नहीं मनाने के लिए फिर अलग जाना पड़ता है। वो तो नहीं होती। एग्जैक्टली यही चीज़ है। अगर मलाइका की फुप्पो शो देख रही हैं तो देखिए हम सिर्फ ये मजाक से बात कर रहे मजाक हैं। से बात करें, सारे रिश्ते बड़े सब प्यारे रिश्ते होते हैं बहुत जी, सब प्यारे हैं। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा मलाइका, अब कुछ जो गलतियां हम कर रहे होते हैं, उसमें एक ये होती है कि जो वीडियो इनविटेशंस बनवाने को दिया जा रहा होता है, उसमें हम देख रहे होते हैं कि शुरू में जी वो जो आप इलस्ट्रेशन की बात करिए वो आ रही हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो है शनाइयाँ बज रही हैं, उसमें गाने लगे हुए हैं, एंड देन जो मेन चीज़ है जो चाहिए होती है, जो आपको एक पेज पे कि रोटी इन्फॉर्मेशन, कितने बजे खुलनी है। हाँ, हाँ कि जी, एक जी, पेज पे जो आपको इनविटेशन चाहिए होता है कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डोंट यू थिंक कि वो बहुत एंड में आके बड़ा मिस होती है? ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में एक क्योंकि सीक्वेंस चल रहा होता है, एक ओपनिंग होती है, फ्रंट पे लोगो होता है, उसके बाद इलस्ट्रेशन होती है विद नेम ब्राइड और ग्रूम के, उसके बाद एंड पे जो है वो प्रॉपर एक पेज आता है जिसमें आपकी इनविटेशन होती है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे नाम के साथ नीचे आप डेट लिख दें और फिर नेक्स्ट पे स्लाइड पर आपने जो है ना बाकी इवेंट की डिटेल्स लिख लेनी है। तो भाई ये क्लाइंट होता टू है क्लाइंट ना, वेरी करता और नहीं वो जी, जी। कम से कम मैं अपने पर्सपेक्टिव से वैसे एक बात, मेरी सजेशन ये होती है कि एक मतलब आप बेशक वो ओपनिंग होती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो एक कार्ड की, वो एक पेज पे, सो दैट कोई ना स्क्रीनशॉट ले सके। Yes. कि आपको कभी जाना है किसी इनविटेशन पे तो आपको पूरी वीडियो शुरू से देखनी पड़ती या है। वीडियो के साथ एक इमेज भी साथ डाल दिया करें डिटेल्स वाला, जी, ताकि जी, ऐसे ही होता है। मैं तो उनको साथ एक भेज देती हूँ हैं अलग आप। से, हाँ, जी, आप बहुत ये अच्छा सही कर कर रही रही ताकि हैं। क्लाइंट भी खुश हो जाएं और काम उनके भी हो रिश्तेदार जाए। भी खुश हो जाएं। जी अच्छा मलाइका, अभी इस वक्त बहुत सारे लोग, जैसे आपने अपने टाइम को, अपने टैलेंट को आपने एक्सप्लोर किया, कोविड का एक टाइम था जिसमें बहुत सारे लोगों में हमने यही देखा कि उन्होंने बड़ी अपनी यूनिक जो कैपेबिलिटीज़ थी उनको सामने वो लेकर आए थे। अच्छा, अभी अगर कोई शुरू करना चाहता है घर बैठ के, बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फंडिंग एज वेल, जी जी तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कुछ अगर सॉफ्टवेयर्स उनका भी आप अगर बता सकते हो जो कि फ्री सॉफ्टवेयर्स या अवेलेबल हों।
उनको यूज़ कर सकते जी हैं? मैं इवन के क्लासेस भी देती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं दे रही, तो उसमें मैं प्रॉपर सिखाती हूँ बेसिक इलस्ट्रेशन का। और ये कि सेल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो IBIS पेंटेक्स है सॉफ्टवेयर, वो फ्री है बिल्कुल। उसमें IBIS पेंटिंग, IBIS पेंटेक्स, IBIS हाँ जी पेंटिंग, जी जी। ओके। तो वो आपको वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाकी किसी सॉफ्टवेयर कोई और, जैसे मैं iPad पे काम करती हूँ तो मैं प्रोक्रिएट यूज़ करती हूँ, वो पेड है, लेकिन ये कि उसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। ओके लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये भी बताएं इस काम को देखते हुए, इसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए जो क्लाइंट की तरफ से आ रहा होता है, और जितना आपने मार्केट में देखा होगा, आई एम श्योर कि ज़ाहिर है आप सर्वे कर रहे होते हैं पहले कि उसकी कितनी डिमांड है, और फिर आप उस पर काम कर रहे होते हैं। कोई भी अगर इस वक्त इस डोमेन में आता है और काम करता है, जो आपने IBIS पेंटिंग की बात भी की, या अदरवाइज जो पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, उस पर काम करे एक महीने में रफली कोई भी जो इस वक्त हमें सुन रहा है, अगर वो करना चाहे तो कितना कमा सकता है? इज़ इट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम? नहीं, अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, Okay. क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। अब ये है कि हमारा काम चोरी करने वाले बड़े आ गए हैं। चोरी हो वो ये- जाता काम? जी डिज़ाइन बिल्कुल, आपका? हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो कॉपी कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके सॉफ्टवेयर से। Okay. फिर वो अपने बैकग्राउंड जो कहीं से निकाल लेते हैं और उसमें ऐड करके, तो फिर ये कि वो कम प्राइस में बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम पे काफ़ी इफेक्ट आप पड़ा है। लगा दे करें वाटरमार्क ऊपर? हम अब जो हमारा जो ओरिजिनल काम होता है हम उस पे ऐसे ही करते कर देते हैं, लेकिन ये कि फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो वाटरमार्क के साथ भी लगा लेते हैं अपना। और फिर ये बहुत कि वो ढीठ है। सस्ता, बिल्कुल वो सस्ता दे देते हैं, और फिर हमारे पास आए कहते हैं वो फलाना तो हमें 500 का दे रहा है और फलाना हमें 1000 का दे रहा है, तो आप इतने ज़्यादा क्यों चार्ज करिए? हाँ देखिए, तो फिर क्लाइंट ये तो बहुत यही देखेगा competition ना, हो गया। क्लाइंट ने तो ये देखना उसे कि पैसे कहाँ बचाने ही से, बचाने और वही हैं। चीज़ अगर उसको मिल रही है तो फिर क्या, तो इसका कोई होता है कि आप उनको मना कर सकते हो, या वो लीगली बाउंड हो कि किसी का डिज़ाइन कोई चोरी नहीं कर सकता? हम तो यही करते हैं कि हम रिपोर्ट कर देते हैं उस रिपोर्ट अकाउंट करते हैं, ठीक को, है। लेकिन ये कि फिर भी लोग फिर भी करते हैं। अगर एक अकाउंट बंद हुआ तो दूसरा बना लेते हैं, तो ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। Okay. तो ये एक अभी बड़ा चैलेंज है आपके जी लिए। जी बिल्कुल। तो ये मैं तो यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, अगर आपने करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को देख के वो ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनूँ। आप अपनी स्किल देखें, आप Yes. किस चीज़ में काम कर सकते हैं। अच्छा वेरी ट्रू। ट्रू। जी। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि इतना काम है, हर डोमेन में इतना काम है, बस आपकी स्किल अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है, सो आप उसमें बस अपने आप को पॉलिश करें, आगे बढ़िए। मत सोचें कि अच्छा चूंकि मलाइका इसमें कमा रही है या मलाइका ने इसमें नाम बना लिया तो अब मैं भी वही कर लेता हूँ, या फलाने ने ग्राफिक डिज़ाइनर के कोर्सेज करा के बहुत कमा ली तो मैं भी वही कर लेता हूँ। डोंट डू दैट। अपने आप को पहले पहचानें, अपने अंदर से उस टैलेंट को निखारने की कोशिश करें, एफर्ट पुट करें, मेहनत करें, और उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन आप मास्टर्स तो किसी और सब्जेक्ट में कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं मलाइका? बस जैसे मेरी स्किल्स हैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ अच्छा, Okay. और उसको और मज़ीद इम्प्रोवाइज़ कर रही हूँ। फिर Okay. जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और फिर उसको नहीं, वैसे किस तरफ जाना चाहती हैं? मतलब एक होता है ना गोल सेट किया हुआ होता है कि मैंने यहाँ पर पहुँचना है, सो दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, सो क्या आपने सेट किया हुआ अपने लिए? मेरे 2 डिफरेंट गोल्स हैं। Okay. एक मेरा गोल ये है कि मैंने एक अच्छा आर्टिस्ट बनना ठीक है है। और पाकिस्तान का फेमस आर्टिस्ट बनना है, जो हर माशाल्लाह। आर्टिस्ट की एक वो Okay. होती है विश। और दूसरा मेरा गोल ये है कि मुझे एक अच्छा एंकर बनना है। ओके, जी, चलें, तो मैं nice, nice. दोनों स्किल्स के ऊपर एट ए टाइम काम करी हूँ फिर। माशाल्लाह, चलें, ये so बड़ी all the अच्छी best. बात है, क्योंकि बाजू कहती होते हैं एक गोल सेट किया हुआ होता है, हम उसकी, जो कि गलत नहीं है, वो भी हाँ, बिल्कुल एक ठीक बिल्कुल। बात है कि आपका फोकस एक चीज़ के ऊपर है और आप उसको अचीव करने के लिए जी जान लगा देते हैं। बट ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि लोग अक्सर शो मैंने देखा इसको डिस्करेज कर रहे होते हैं कि जी 2 कश्तियों में सवार हैं, 2 कश्तियों में बिल्कुल। सवार जो होते हैं वो एक तरफ भी नहीं जा पाते, आपको फोकस एक चीज़ पर करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है मल्टीटास्किंग करते हुए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मल्टीपल फील्ड्स में होते हैं, बिल्कुल, और उनके equally multiple नाम source बना of रहे income होते होते हैं और वो हर चीज़ में अपना नाम कमा रहे होते हैं। जिस तरह हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि Yes. बहुत अच्छे होस्ट हैं, Yes. बहुत अच्छे होस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बिल्कुल। और देन वो डायरेक्शन भी कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ हम देख रहे होते हैं। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई इतना एंथुजियास्टिक है, अगर कोई इतना मोटिवेटेड है, उसको इनकरेज करें, उसको डिस्करेज नहीं करें ये बातें करके कि 2 कश्तियों में सवार हो, वो तो 2 उसको क्वेश्चन पता साथ चल लेकर जाएगा उसकी साहिल पे। वो मैनेज कर सकता है 2 कश्तियां जैसे भी करे, एक टांग इधर दूसरी टांग उधर, वो उसकी मर्जी है। आपकी टाइम उससे मैनेजमेंट साहिल तक अच्छी लेके होनी जाना। चाहिए। हाँ। ये एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया ना तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely. देन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज वो भी नहीं बिल्कुल करना नहीं चाहिए। करना, मलाइका हाँ जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ की। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका ख्याल हमें किस तरह से रखना चाहिए। एट द सेम टाइम हमने अक्सर ये चीज़ देखी है और अक्सर इस पर वीडियोज़ भी आ रही होती हैं कि जब पैदाइश
के बाद जो फर्स्ट वीडियो होती है उसके अंदर या पिक्चर होती है, हम देख रहे होते हैं कि सारी अटेंशन बच्चे पर चली जाती है और जो माँ होती है वो हमेशा निगलेक्ट हो रही होती है। एक मैंने बड़ी प्यारी वीडियो देखी जिसमें डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट इंटरेक्शन था फैमिली का, उसमें तमाम लोग जो थे वो बच्चे के गिर जमा थे, लेकिन जो खातून थी जो माँ थी उसकी माँ जब एंटर हुई तो उसने बच्चे को फौरन निगलेक्ट किया, वो अपने बच्चे के पास भागी। तो वो दैट वाज वेरी इमोशनल और वो देखने वाली एक चीज़ थी कि जहाँ पर एक माँ जो है वो अकेली अपने आप को फील कर रही होती है, जो हम फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की भी बात कर रहे होते हैं। सो उसकी केयर में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे होते हैं खलल आ जाता है, उसकी केयर में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, बिकॉज आप इतने खुश होते हैं, जो कि खुश होना बनता भी है कि आपके घर एक जो नया मेहमान आया, उसकी पैदाइश हुई है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ की केयर भी की जाए। तो आज जरा जी इसमें सिर्फ एक बात और ऐड करूँ कि जब भी आप किसी को कॉल करें मुबारकबाद देने के लिए प्लीज पूछें कि अच्छा माँ की सेहत कैसी है, माँ कैसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यही आज का हमारा मौजू भी है सबीन। अगर माँ सेहतमंद होगी तो फिर ज़ाहिर है वो आगे से पूरे खानदान को देख पाएगी, इस बच्चे की परवरिश कर पाएगी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो माँ के गिर्द ज़्यादा घूमेगा, स्पेशली जब एक औरत कंसीव करती है उस दौरान क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, उस दौरान उसने कैसे अपना ख्याल रखना है। बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान होती हैं जो कि डिस्कस भी हो रही होती हैं, अटैच भी होता है। अच्छा रेस्ट करें, समटाइम्स होता है कि अच्छा रेस्ट नहीं किया तो इसलिए काम करें, ताकि आप ज़्यादा काम करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये भी कहा जाता है। एंड देन समहाउ ये भी होता है कि आपको कहीं पर आप जाते हैं, वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट ऑनेस्टली इस पर डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस आप लोगों को दी जाए कि नहीं, कहते हैं जी आपको बताया जाता है कि आप सिजेरियन की तरफ ही जाएं, आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा रहा होता, या बाज़ औक़ात अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो आज हम इसको भी ज़रा खुल के डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिस्मीन मुमताज़ साहिबा, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस लंदन में रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब सबीन ने भी बात की ना सी सेक्शन की, तो मैं इसी से आगाज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है अब सी सेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगा हर दूसरा, तकरीबन हर पहला हमें केस यही नज़र आ रहा था जिससे आप पूछें वो जी ऑपरेशन से हुआ है। बहुत पहले इसको बड़ा डिस्करेज किया जाता था और बड़ा इसको तकलीफ दे, कोई इमरजेंसी है तो उसके बाद कह रहा होता था कि जी सी सेक्शन, गेटिंग वेरी नॉर्मल, फाइन सी सेक्शन। क्यों जी? आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया इस इशू को, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिजेरियन सेक्शन का रेट ऊपर जा रहा है। ओके। I had an opportunity to work with World Health Organization in 2017, and उस पे हमने इसी प्रोजेक्ट पे काम किया कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन जिसमें 22 ममालिक आते हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, कि कैसे सिजेरियन सेक्शन के रेट को हम ऑप्टिमाइज़ करें या नॉर्मल करें। तो जो हाईएस्ट सिजेरियन सेक्शन रेट है इस वक्त दुनिया में वो लैटिन अमेरिका में है, उसके बाद ब्राज़ील, एंड देन इजिप्ट नंबर 3 पे आता है। ओके। पाकिस्तान में ये कि एज सच कोई फिगर जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, रिसेंटली कोई डेटा नहीं आया, लेकिन इनफॉर्मली जिन लोगों से बात हुई है पता ये चला है कि 80 to 90% ऑफ वुमेन दे आर हैविंग देयर डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, विच इज़ क्वाइट हाई। अब आपने फैक्टर्स की बात की कि इसकी क्या वजह है, तो देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, आप किसी एक फैक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। सिजेरियन सेक्शन एक ऐसा मोड है बर्थ का जो कि ज़रूरी है इन द सेंस कि अगर कोई मदर की कोई कॉम्प्लिकेशन है या बच्चे की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें तो आपको करना पड़ता है टू सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड द बेबी। लेकिन अब ये एक बन गया है चॉइस, जैसे सबीन ने पहले बात की, हम कर रहे थे, एक मोड ऑफ चॉइस बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैसे मेरे क्लिनिक में आती हैं ख़वातीन, वो कहती हैं कि मेरी बहन ने भी सिजेरियन कराया था, मेरी कज़न ने भी सिजेरियन कराया, आई वांट टू हैव अ सिजेरियन सेक्शन। जब मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या वजह है, तो इसमें एक उनका जो यंग बच्चियों में एक फ़ियर ऑफ बर्थ जो है ना, फ़ियर ऑफ अननोन या फ़ियर ऑफ पेन आप कह लें, कि पता नहीं क्या होगा नॉर्मल डिलीवरी, मैं कैसे कोप कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इट्स गोना बी वेरी पेनफुल। तो उस फेयर को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें काउंसलिंग करते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, और उसमें उनको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो अगर आप एक मदर को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करें और उनको मीन्स प्रोवाइड करें, और आजकल तो एपिड्यूरल आपको पता बहुत कॉमन है, तो
तो हम वो भी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको पेन का फेयर है तो हम आपको एपिड्यूरल दे सकते हैं सो दैट यू कैन अचीव नॉर्मल बट उसके भी कॉम्प्लिकेशंस बाद में काफ़ी जो मदर्स हैं वो बता रही होती हैं। जी आप सही कह रहे हो। हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती है, लेकिन अगर आप एविडेंस पे बात करो, एविडेंस का मतलब ये है कि जो स्टडीज़ हुई हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जिनको एपिड्यूरल मिला है और उन्होंने जब उसकी देखी है कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, सो द कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ वेरी 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 लो, वेरी लो। लेकिन उसमें ये कि इट शुड बी डन बाय एन एक्सपर्ट, इट शुड बी डन बाय अ प्रोफेशनल पर्सन। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने डर की बात की, प्रॉब्ली ये एक खौफ है और कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन है तो हम फिर डाल देते हैं कि ये इसकी वजह से ही है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये आ गया कि फेयर ऑफ अननोन, फेयर ऑफ पेन। सेकंड ये कि देखें सिजेरियन सेक्शन इज़ अ प्लान्ड वे ऑफ डिलीवरी। आप अपनी डेट चूज़ कर लो, मैंने इस डेट को कराना है, मुझे ये डेट पसंद है। इट्स वेरी इजी फॉर मदर, इट्स वेरी इजी फॉर द फैमिली। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड ने कहीं बाहर का ट्रिप करना है, जा रहे हैं, उस डेट पे अवेलेबल छुट्टी लेनी है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर क्लिनिशियन एज वेल, फॉर गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज अगर वो बिजी है और वो अपनी डायरी देख रही है कि एक्चुअली इस डेट को मैं तुम्हारा कर दूंगी बिकॉज आई एम फ्री, सो इट्स कन्वीनियंस, यू नो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो भी रही है जी, क्योंकि जाहिर है जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए आपको वेट करना है, वेट for करना hours and पड़ता hours है। and sometimes for days you even. don't know, it's You don't know, unpredictable कि yes. कब हो। तो it's a choice, it's convenient, and sometimes it's like a financial reasons as well, क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट ज़्यादा है बिकॉज जो टैरिफ है सिजेरियन सेक्शन का एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी वो ज़्यादा है। तो अब हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि एक्चुअली वेजाइनल बर्थ का टैरिफ भी हम सेम कर दें सिजेरियन बर्थ का, ताकि वो कंपटीशन ख़त्म हो जाए, रुझान कम हो जाए। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि औरतें जो हैं वो लेट प्रेग्नेंट हो रही हैं, मतलब वो वर्किंग वुमेन है, वो अपनी प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रही हैं। तो आप जितना लेट करते हो अपनी प्रेगनेंसी को, द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें आप प्री एक्लेम्सिया यानी हाई ब्लड प्रेशर कह लो, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कह लो, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इन कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेचुरली फिर सिजेरियन सेक्शन की तरफ। लेट प्रेगनेंसी आप किस एज से उसको डिफाइन करती हैं, कौन सी ब्रैकेट है? It's very difficult to pinpoint any certain kind of time frame, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पहले ज़माने में अर्ली टू लेट 20s तक लड़कियाँ प्रेगनेंसी प्लान करती थी, लेकिन आजकल आप देखो कि लेट 30s में जा रहा है, अर्ली 30s में जा रहा है, और फिर आपने देखा होगा कि IVF का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। आफ्टर 40 जो है वो औरतें जा रही हैं IVF के लिए। And IVF में फिर ये कि it's a very precious baby. They don't want to take any chances with the vaginal birth, so they go for cesarean section. So there आपने देखा there are number of factors. कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से अशरफ साहिबा, अब हम अगर सिजेरियन की बात करें तो अब आपने खुद भी पिन पॉइंट कर दी, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर तो है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक आपकी चॉइस के पर्सपेक्टिव से है, तो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। अगेन चॉइस देखें आपकी अपनी है, आपके हेल्थ केयर एक्सपर्ट उसको बेहतर बता सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि आप अपनी चॉइस उसको बना सकते हो। डॉक्टर साहिबा, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बाद में? उस टाइम पर तो ठीक है, आप आप पेन से बच जाते हैं, एक पूरे प्रोसेस से आप बच जाते हैं, लेकिन वो भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। सिजेरियन भी ऐसा नहीं हम कह सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लॉन्ग टर्म क्या कॉम्प्लिकेशंस एक माँ को फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, जब हम चॉइस की जब आती है बात के, मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं जो बाय चॉइस लेना चाहती हैं सिजेरियन सेक्शन और उनका कोई और प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती प्रेगनेंसी में, तो जब हम उनको काउंसल करते हैं तो हम यही रिस्क और बेनिफिट्स वे करते हैं दोनों के करके उनको बताते हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन सिजेरियन सेक्शन एंड वेजाइनल बर्थ इज़ रिकवरी, पोस्ट ऑफ रिकवरी। अगर आप वेजाइनल बर्थ आपकी होती है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यू कैन बी लिटरली ऑन योर फीट द वेरी नेक्स्ट डे, आप चलना फिरना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर सिजेरियन होता है तो पोस्ट ऑफ रिकवरी जो है वो डिले हो जाती है। आप 2-3 दिन या 4 दिन आप को बेड पे रहना पड़ता है, वो चाहे पेन की वजह से है, चाहे वो ब्लैडर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग है। उसमें ये होता है कि मदर और बेबी का जो बॉन्ड है सून आफ्टर द बर्थ वो उस तरह का डेवलप नहीं होता जैसे वो नॉर्मल बर्थ में होता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज़ आते हैं बाद में,
वो फिर बच्चे के साथ हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है पोस्ट ऑप रिकवरी है। सो मदर अगर लेट रिकवर होगी, वो बच्चे के साथ बॉन्डिंग उसकी उस तरह नहीं होगी, ब्रेस्ट फीडिंग उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होगी, मटर्नल मेंटल जो हेल्थ है वो अफेक्टेड होगी, चांसेस ऑफ पोस्टनेटल डिप्रेशन जो है उसके ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हमारी पाकिस्तानी कल्चर की है, जो मैं डिफरेंस फील करती हूँ फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, इज़ द फैमिली सपोर्ट। आई मीन इट्स ब्लेसिंग। अगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे मदर्स जो हैं वो अकेली होती हैं, उनको सब काम फिर ख़ुद करने पड़ते हैं, फिर वो बर्थ के बाद शॉपिंग भी कर रही हैं, बच्चे को भी लेके जा रही हैं, दूसरे बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप कर रही हैं। जो सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे कल्चर में है फैमिली सपोर्ट। एंड आप देखेंगे कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन का जो रेट है वो हमारे कल्चर में कम है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कल्चर। दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ आवर कल्चर। एब्सोल्युटली। मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। थोड़ा सा आप बता सकती हैं कि आपकी नज़र में जितने केसेस आपने देखे कि मिसकैरेजेस स्पेशली जो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम देखते हैं बहुत ही अर्ली समटाइम्स मिसकैरेजेस होते हैं, क्यों, क्या वजह होती है, क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं जो की जाती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है? जी, सबसे पहली बात जो हम काउंसिल करते हैं जब किसी का खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो जाता है, तो सबसे पहली बात हम उनसे यही करते हैं कि देखें कोई ऐसा काम जो आपने किया है या नहीं किया, ये इस वजह से नहीं होता। सो अपने आप को उस मेंटल टॉर्चर से मत गुजारें, अपने आप को ब्लेम ना करें। हैविंग 1 or 2 miscarriages in your lifetime is normal without any complication. आप इन्वेस्टिगेशन तब कराते हैं जब आपके 3 आगे पीछे मिसकैरेजेस हों, उसके बाद हम ब्लड टेस्ट और उसके बाद हम और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं देखने के लिए कि क्या फैक्टर है। लेकिन 80 to 90% ऑफ द मिसकैरेजेस जब होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि खुदा न खास्ता मदर में या फादर में कोई प्रॉब्लम है। ये कुदरती अमल है। आप क्रोमोसोमल के लेवल पे जब बेबी बन रहा होता है तो उस वक्त उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से ये वही बात है कि जो चीज़ आगे जाके कॉम्प्लिकेशन देगी वो अल्लाह ताला उसको बहुत अर्ली स्टेज पे ही उसको मैनेज कर लेते हैं। क्यों हो रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी होती है कि जैसे मैंने बात की कि आजकल मदर्स जो हैं डिले कर रही हैं प्रेगनेंसी। अगर आपकी जो एज है वो हायर है, द चांसेस ऑफ हैविंग मिसकैरेजेस इज़ हायर। So after 35, the chance of miscarriages, the risk of miscarriages is higher. It increases with age. Okay. अगर 3-4 बच्चे और सारे के सारे सी सेक्शन से हुए, नहीं अब एक औरत के 3-4 सी सेक्शन हो गए हैं, नो मैटर कि उसमें कितना कितना गैप था, क्या उसको केयर को ये बताना चाहेंगे आप, क्या वो क्या केयर करे अपनी बाकी ज़िंदगी में? चूँकि 3-4 ऑपरेशन उसके हुए हैं, आई एम श्योर कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस उसकी ज़िंदगी में आएंगी इसकी वजह से। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चंस लोग अक्सर ये भी कर रहे होते हैं कि कितने सिजेरियंस की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छा, एक तो अगर किसी मदर के 3-4 ऑलरेडी सिजेरियन हो चुके हैं तो उसकी जो फर्स्ट एडवाइस मैं करूँगी वो फैमिली प्लानिंग की करूँगी। वेरी इंपॉर्टेंट। मदर लाइफ इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो उनके हैं, बजाय इसके कि आप और करें। और सबीना, आपका क्वेश्चन कि कितने सिजेरियन कर सकते हैं, you can have as many cesarean section as you want, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करें जितने आपके सिजेरियन होंगे उतनी आपकी कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ज़्यादा होती जाएगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके 3 या 4 सिजेरियन होते हैं तो उनमें एक सबसे बड़ा जो रिस्क होता है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है मदर की लाइफ को भी एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो ये होता है कि जो प्लेसेंटा है या आफ्टर बर्थ जिसको हम कहते हैं वो अटैच हो जाता है स्कार के साथ, जो कि वूम के स्कार के साथ अटैच हो जाता है। और जब उसकी बर्थ होती है उस टाइम पे तो उस वक्त इतनी ब्लीडिंग होती है कि इसके अलावा कोई चांस नहीं होता कि आप यूट्रस को निकाल दें। और सम टाइम उसको निकालने के बाद भी मदर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो इट्स नॉट द नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन, आप 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, लेकिन आप इमेजिन करें कि कितना वो स्कार थिन होता जाएगा विद टाइम और मदर की लाइफ एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। देखिए, ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में है ही नहीं, और ऑनेस्टली इस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे होते ना। हम फैमिली में बात, कपल्स आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे होते कि जी घर के बड़े देख लेंगे। और घर के बड़ों से आपका कोई इतना पर्दा होता है कि आप अपनी सास से या आप किसी और से बैठकर इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते। एंड इनफैक्ट आपके बड़े भी कभी आपके चेकअप के लिए नहीं जा रहे होते कि कम से कम आप चेकअप करवाएं रेगुलर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करें हर चीज़ को। और ये जब प्लानिंग होती है तो इसमें आप माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी पे आपको रिस्क नहीं ले रहे होते। आखिर में बस एक और चीज़ जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा।
अच्छा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अब ये बिल्कुल दूसरी तरफ हम चले गए हैं। ये ट्रीटमेंट है फॉर मेनोपॉज। मेनोपॉज इज़ कि जब आप 40 को क्रॉस करते हैं तो ख़वातीन में हार्मोन्स लेवल, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, वो ये कह रही होगी मूड स्विंग्स होते हैं, बालों का गिरना, टायर्डनेस, फटीग, हॉट फ्लशेस, ये सारी की सारी अलामात होती हैं। तो उसमें फिर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेकमेंड करते हैं जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे बेस्ड होती है। और आजकल जो अवेलेबल है वो ऐसी है कि वो स्किन से एब्जॉर्ब हो सकती है, यू डोंट नीड टू टेक इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो आपके जो हार्मोन बैलेंस है वो नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि लैक ऑफ हार्मोन्स, सिम्टम्स को रिलीफ के लिए होता है, सिम्टम्स के और रिलीफ इसके होता कोई है। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स? इसकी जो आजकल फॉर्मुलेशन अवेलेबल है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे मैंने कहा स्किन से एब्जॉर्ब होती है, उसमें बहुत लो रिस्क है ऑफ कॉम्प्लेक्स एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। आपने जैसे कहा, मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि वो अलामात जो सिम्टम्स हैं उनके रिलीफ, उसके रिलीफ के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जो मेन बेनिफिट उसका है वो बोन प्रोटेक्शन, जैसे आप जिसको आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो औरतों में बहुत जिसे हड्डियों की कमज़ोरी कहते हैं, तो ये HRT इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। और दूसरा ये कि हार्ट के, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 50 के बाद वुमेन में हार्ट अटैक का रिस्क हायर होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अच्छा। एंड इट्स बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज, उनके ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं। सो HRT उसको भी प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली उस औरत की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, या मैं कहूँगा कि महफूज बनाने के लिए एक कोशिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थी, इस मौजूद पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में। आपको कहेंगे खुश आमदीद, और फरमाइश पूरी करने का वक्त हुआ जाता है। पिछले से पिछले सेगमेंट में, हाँ 2 सेगमेंट पहले शुएब ने कहा था हमें सुनाएंगे शायरी, तो इरशाद। इतनी भी लंबी शायरी नहीं है, शेर ही है। वैसे तो सुबह का वक्त है, लेकिन ताल्लुक ज़रा शाम से है। जी सुनाए। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो आज की शेर सुनाने का एक मकसद है। वाह वाह तो करने दें, वाह वाह वाह, कर दें। आप वैसे उदास होती हैं सर्दियों में? मैं तो गर्मियों में भी होती हूँ। ये भी अच्छा कहा। आज का हमारा मौजू है, क्या मौसम का इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे इस तरह से कि आप उदास हो जाएं? जैसे कि हमने बहुत सी शायरी सुनी है, तो आज इसी टॉपिक की मुनासिबत से 2 मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमें एक शायरा ने ज्वाइन किया, मारिन नकवी साहिबा ने। हम उनसे इससे मुतालिक बात करेंगे कि क्या ज़्यादातर शेर जो हैं वो उदासी के, वो सर्दियों में लिखे गए हैं, और क्या वाकई लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं इस मौसम की वजह से बहुत डल या लो फील कर रहा हूँ। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तलाल ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। तलाल साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ, पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं सर्दियों में? पेशेंट्स जो है वो देखें, सर्दियाँ जो हैं वो एक ऐसा वेदर है कि जिसके अंदर जो जहनी मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और उसकी वजह जो है वो हमारे तक यूवी रेज़ का ना पहुंचना, यानी कि जो सूरज की शुआएं हैं वो हम तक ना पहुंचना। अमूमन लोग जो कि 8 बजे दफ्तर जाते हैं और 4:30 या 5 बजे दफ्तर से बाहर निकलते हैं, तो उनको तो एक्चुअली सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पहुंचती। तो एक तरीके से बगैर सूरज के दफ्तर जाते हैं और बगैर वो शुआएं लिए जो है वो दफ्तर से बाहर आ जाते हैं। और अगर आपको सूरज की नेचुरल रोशनी नहीं मिलती तो हमारे अंदर विटामिन डी की और बेशुमार ऐसे हार्मोन्स की कमी जो है वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें विंटर ब्लूज़ हो रहे हैं। विंटर ब्लूज़ जो है वो हो रहे हैं। और ये जो उदासी है ये परसिस्ट करती है और हमारा फिर दिल नहीं करता बिस्तर से बाहर निकलने को, कहीं आने जाने को। जैसे अगर आप देखें कि गर्मियों के अंदर बाहर हालांकि गर्मी होती है लेकिन रश बहुत होता है सड़कों पे, लेकिन मगरिब के बाद सर्दियों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि 7-8 बजे तक बिल्कुल जो है वो सन्नाटा होना स्टार्ट हो जाता है। और अमूमन ये जो वेदर है ना, जो ख़ज़ां और सर्द मौसम यानी फॉल और विंटर के दरमियान का जो वेदर है, इसमें ये जो मूड है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और फिर जो ही विंटर के बाद जो है वो जो हमारा फरवरी का सीज़न आता है, स्प्रिंग का, तो
तो जब फूल खिलते हैं तो फिर वाह। चेहरे भी मुस्कुराते हैं। कलर्स का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, इससे ये Naturally भी कि impact नेचर उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पे भी हम ज़रूर आएंगे, लेकिन शायर भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। ऐसा क्या होता है, क्या वाकई मूड का शायरी से काफ़ी गहरा ताल्लुक है? बिल्कुल। देखें जो शायरी है ना, ये जो दिसंबर है वो एक मुकम्मल जो है वो इस्तारा है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजिकल देखा जाए तो उसमें यह है कि जो सेंटोनियन जो लेवल्स है वो गिर जाता है, यानी बिकॉज सन जो है वो नहीं होता, इतनी ज़्यादा जो है वो रोशनी और जो धूप है वो नहीं होती, तो उस वजह से होता है। फिर ये है कि जो दिसंबर है वो साल का जो है वो आखिरी महीना होता है। तो दिसंबर जो है वो पहले महीने के जैसे कि वो इस्तारा है, तो साल के जैसे वो आखिरी महीना है, तो इसी तरह जैसे अगर उसको इस्तारे के तौर पे देखा जाए तो जैसे ज़िंदगी है तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। अगर आपको इंसान को ये पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी महीना है और इसी तरह दिसंबर जो है वो आखिरी है, तो उसके जो अगर किसी को पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी महीना है तो उसके जज्बात और एहसासात का जो लेवल है वो क्या होगा, उसकी शिद्दत क्या होगी। तो इसी तरह जो दिसंबर है उसमें जो आपके जज्बात और एहसासात हैं उसका जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और फिर जो सर्दियों की जो तवील रातें होती हैं वो जो है शोरा को या कोई भी जो आर्टिस्ट है ना वो उसको उस अपने एक तरीके से जो है वो उसको बयान कर रहा होता है। इस पर लिखे कुछ शेर सर्दियों की उदास शामों पे? मैंने भी लिखे हैं। मैं उसको दिसंबर को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह है कि मैं चूँकि मैंने पहले ही कहा ना कि हर जो शायर है उसके अपने तजुर्बात हो। मैं इसलिए आपके तजुर्बा जो आपके शेर की ऐसे ही है, जो कुछ जो शायर हैं वो उसको खूबसूरती के तौर पे कहते हैं, कुछ जो है वो उसको वो हिजर और विसाल के तौर पे कहते हैं। जैसे मैं जब उदास होती हूँ तो मैं मतलब एक मेरे एक शेर हैं कि मैं शायद देख कर सुना सकती हूँ। आप देखें, साथ साथ हमें ये बात भी करनी है सबीन के क्या इसकी मैं रोती हूँ मगर कहती नहीं हूँ, बहुत हसास हूँ ज़िद्दी नहीं हूँ। मैं रोती हूँ मगर कहती नहीं हूँ, बहुत हसास हूँ ज़िद्दी नहीं हूँ। हज़ां रुत है हवाए बेबसी है, हज़ां रुत है हवाए बेबसी है, मगर मैं खिल के मुरझाती नहीं हूँ। घुटन है और गहरी बेबसी है, घुटन है और गहरी बेबसी है, किसे बतलाऊँ मैं अच्छी नहीं हूँ। तो जब मैं उदास होती हूँ या परेशान होती हूँ तो मैं इस तरह के जो है शेर वो कहती हूँ। तो इसी तरह बहुत से जो शुरा हैं वो चूँकि इस कैफियत से गुज़रते हैं तो वो ये कहते हैं, जैसे अर्ज सदीकी साहब हैं तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो दिसंबर है उसका इस्तारे को इस्तेमाल किया है। उनकी नज़्म अगर मैं पेश करूँ तो मैं आपको सुना देती हूँ कि वो ये कहते हैं कि उसे कहना दिसंबर आ गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है, दिसंबर के गुज़रते ही बरस एक और माजी की गुफा में डूब जाएगा। उसे कहना दिसंबर लौट आएगा, मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में ना जाएगा। उसे कहना हवाएं सर्द हैं और ज़िंदगी के कोहरे दीवारों में लर्ज़ा हैं। उसे कहना शगुफ़े टहनियों में सो रहे हैं और उन पर बर्फ़ की चादर बिछी है। उसे कहना अगर सूरज ना निकलेगा तो कैसे बर्फ़ पिघलेगी। उसे कहना कि लौट आए, उसे कहना कि लौट आए। वाह जी वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, शायरी से आपको भी लगाव है। वैसे ऐसा तो नहीं होता पेशेंट्स आते हों और आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करने, बिकॉज अपने अंदाज में सारे उसको बयान कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितने भी शायर हैं, जब वो जैसे मैं मिर्ज़ा गालिब को सुनता हूं, और मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनको एक मूड डिसऑर्डर था जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, और उनकी जितनी भी शायरी थी उसके अंदर उनके जो अपना बैकग्राउंड पे डिसऑर्डर था उसका वो इजहार क्योंकि वो अपनी अंदरूनी उनकी इंट्यूशन की अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते थे। तो जब भी मैं उनके शेर कभी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे वो पूरा जो है किसी न किसी एक साइंटिफिक उसका डिसऑर्डर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी कैफियत को जो है वो बयान कर रहे होते हैं। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी अंदर की फीलिंग्स हैं उसके अंदर जो हमारे अंदर ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर जो हम मायूसी का और जो एक बहुत लो मूड का शिकार हो जाते हैं, बुनियादी तौर पर इंसान को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इंसान जो है वो एक केमिकल बीइंग भी है, और हमारे अंदर 2000 से ज़्यादा केमिकल्स हैं जिससे कि हमारी पूरी जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो काम करता है, और उनमें से जो 16 हैं वो हार्मोन्स हैं जो कि बहुत अहम हैं।
कुछ अभी डॉक्टर साहिबा कुछ हार्मोन्स की बात करने का ताल्लुक जो है वो हमारी गायनाकोलॉजिकल हेल्थ से है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कि हमें जब सुबह जब उठते हैं तो हमें एक किक स्टार्ट चाहिए होता है एक हार्मोन का, जिसे कि हम कार्टिसोल कहते हैं। और जो कार्टिसोल है ये शाम तक इसका ताल्लुक जो है वो सूरज के साथ है कि जब सूरज निकलता है तो हमें कार्टिसोल किक मिलता है। सूरज डूबता रहेगा, लेवल्स ड्रॉप, इसके लेवल जो ही ड्रॉप होंगे तो मेलाटोनिन के लेवल हाई होना शुरू हो जाएंगे, जो कि नींद की तरफ हमें लेके जाता है। और आप देखें कि नेचुरली 4:30-5 बजे तक जो है वो चूंकि सूरज गरूब हो रहा होता है तो हमारी अंदर जो वो एक मेलाटोनिन का लेवल है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, सुस्ती आना शुरू हो जाती है, फिर कहीं जाने को दिल नहीं करता और हम अमूमन हाथ मलते रहते हैं कि अब ठंड बहुत है। हालांकि सर्दी का तो बेहतरीन इलाज है कि आप प्रॉपर कपड़े पहन लें तो आपको सर्दी नाम की कोई चीज़, लेकिन लोग ज़्यादा फिर हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप मज़ीद जो है वो ड्राउजी से होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत लो होना शुरू हो जाता है, हमारे स्लीप के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, हमारी एपिटाइट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ धूप लगवा लें दिन में घंटा को तो मसला हल हो जाएगा। एग्जैक्टली कि अगर आप हर देखें हमें जो है वो 2500 से 10,000 LUX यानी लक्स, ये रोशनी को मेजर करने का यूनिट है कि 2500 से 10,000 LUX हमें चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें कि ऐसे ममालिक जहाँ पर सूरज ही नहीं निकलता, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, रशिया है, तो ये ऐसे ममालिक हैं, फिर आपका नॉर्थन यूरोप भी है जहाँ पर धूप जो है वो विंटर्स के अंदर ना होने के बराबर होती है, या बहुत लंबे लंबे जो है वो रातें होती हैं और बहुत थोड़ी सी अमाउंट के लिए दिन होता है। तो वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको मूड डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पे जो जिसे हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड के नाम से जो जाना जाता है, ये बहुत कॉमन होता है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर जो है लोगों को बाकायदा लाइट थेरेपी दी जाती है और जिसके अंदर के आपको एक ऐसे कमरे में बिठा दिया जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी होती है। जैसे कि इवन आपका जो स्टूडियो है तो यहाँ रह के डिप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ लाइट्स हैं कि वो आपका जो मूड है उसको वैसे ही खुशगवार कर दे। तभी हम लोग सुबह कह रहे थे ना कैसे आप लोग सुबह इतने एनर्जेटिक होते हैं, तो दिस इज द रीजन लाइट्स का बड़ा कमाल। डॉक्टर साहब, फीमेल्स में रेशियो ज़्यादा है या मेल्स में? असल में पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। इसका ताल्लुक मेल या फीमेल से नहीं है, लेकिन जनरली पाकिस्तान का जो वेदर है उसके अंदर 1.5% लोग जो हैं वो सैड का शिकार होते हैं। और यूजली फीमेल्स के अंदर जो डिप्रेशन है इन जनरल या मूड डिसऑर्डर जो हैं वो मेल के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। वो घर में रहती हैं इसलिए। इसके अलावा भी क्योंकि औरतों के जो थ्रू आउट जो है वो मंथ एक हार्मोनल चेंजेस का उन्हें जो है वो हो रहा होता है, कभी वो फैमिली वे में जा रही हैं, कभी कुछ और मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो है वो आ रहे होते हैं, उतार चढ़ाव आ रहा होता है। उनके अंदर वो जो ग्लूमी वाली फीलिंग है, जो सैडनेस वाली फीलिंग है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेल। तुम्हारे सब ख़वातीन के लिए शेर ज़्यादा कहे गए हैं दिसंबर के हवाले से? वो इसके लिए ये नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा कहें, वो कोई भी है जो जिसके मूड स्विंग्स, और आर्टिस्ट कोई भी है वो उस सबके ही जो है वो मूड स्विंग्स होते हैं। आपको लगता है शायरों को धूप में बैठना चाहिए घंटा? देखिए जो धूप है ना वो भी एक दिसंबर जो है, और दिसंबर की जो धूप है वो भी एक इस्तारे के तौर पे है। जो अच्छा। अगर आप धूप में बैठेंगे, या जो दिसंबर की जो धूप होती है वो बहुत कम वक्त के लिए होती है, लेकिन उसकी जो हिद्दत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम उसको इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको ये देखते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, लेकिन जो खुशियों उनकी हिद्दत होती है वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपको गर्माती है। तो दिसंबर की जो धूप है वो भी एक इस्तारे के तौर पे। दिसंबर की धूप पे फिर हम इस शो का माइंड पे आपके आ रहा हो इस वक्त किसी शायर का? धूप पे है इस तरह में नहीं है, लेकिन मैं कोई नज़्म आपको सुना देती हूँ। उसी से माइंड अप करते हैं। बस एक मेरी बात नहीं थी, सबका दर्द दिसंबर था। बर्फ़ के शहर में रहने वाला हर एक फ़र्द दिसंबर था। पिछले साल के आखिर में भी हैरत में हम तीनों थे, एक में था एक तन्हाई थी, एक बेदर्द दिसंबर था। अपनी अपनी हिम्मत थी और अपनी अपनी किस्मत थी, हाथ किसी के नीले थे और पीला जर्द दिसंबर था। अरे वाह। फूलों पर था सकता तारी और खुशबू सहमी सहमी थी, खौफ ज़दा था गुलशन सारा और दहशत गर्द दिसंबर था।
ये जो तेरी आंख में पाई, ये जो तेरी बात में सर्दी, इतनी हमें बताओ तुम क्या हमदर्द दिसंबर था। वाह, इतना हमें बताओ तुम क्या हमदर्द दिसंबर था। वाह क्या बात है। वक्त मुख्तसर था लेकिन हमने कोशिश की कि इस मौज़ू पर गुफ्तगू करें कि जो दिसंबर है इसका हमारे मूड पे क्या असर होता है, बड़े डिटेल से हम इस डिस्कस कर पाएँ। बहुत शुक्रिया दोनों का जी साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते। धूप लगवाएं, हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है धूप लगवाएं, विटामिन डी लें, ठीक है, ताकि आपके मूड का लेवल बेहतर हो। सोल्यूशन की बात करनी चाहिए साथ साथ ना, हम प्रॉब्लम को ही कोसते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सोल्यूशन अपने इर्द गिर्द लोगों की हेल्प करें और सबसे पहले अपनी मदद करें। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।